अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ELEC 202 के लेक्चर चल रहे हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे RLC सर्किट्स। RLC सर्किट्स ये क्या होते हैं अज़ीज़ तलबा? यहाँ पे R स्टैंड करता है रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है कि ये करंट के रास्ते में रुकावट को कहते हैं। L जो है ये इंडक्टेंस को जाहिर करता है। इंडक्टेंस या इंडक्टर आपने पढ़ा है कि अगर कंडक्टर का एक या एक से ज़्यादा चक्करों को हम इंडक्टर या कॉइल कहते हैं। सोलिनॉइड, इंडक्टर या कॉइल, कंडक्टर के एक या एक से ज़्यादा चक्करों को हम इंडक्टर, कॉइल या सोलिनॉइड कहते हैं। इंडक्टर को हम L से ज़ाहिर करते हैं, इंडक्टर को L से ज़ाहिर करते हैं। तो मज़ीद C जो है ये कैपेसिटर के लिए स्टैंड करता है। कैपेसिटर आपने पढ़ा है कि चार्ज स्टोर करने वाले आले को कैपेसिटर कहते हैं। तो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, इन सर्किट्स के हवाले से हमने आज डिस्कस करना है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन पर मुश्तमिल सर्किट्स को हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल सर्किट को, यानी कि ऐसा सर्किट जो रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है। इसको हम नाम देते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी कि खालस मुज़ाहमत वाला सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जो सिर्फ रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है। रेजिस्टेंस के अलावा उसमें कोई इंडक्टेंस या कोई कैपेसिटेंस नहीं होती। सिर्फ रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल सर्किट को हम प्योर रेजिस्टिव या खालस मुज़ाहमत वाला सर्किट कहते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है खालस मुज़ाहमत वाला सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जो सिर्फ रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है, उसे हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें खालिस रेजिस्टेंस है, इसमें और कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे इसको सप्लाई फ्राहम करेंगे, सर्किट में करंट चलेगा। हमने अब डिस्कस करना है कि ऐसा सर्किट जो कि खालिस रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है, उसकी क्या क्या खुसूसियात होती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर देखिए कि हमारे पास जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट और वोल्टेजेस, ये रेजिस्टिव सर्किट की सर्किट डायग्राम है, ये रेजिस्टिव सर्किट की वेव फॉर्म है। वेव्स के ज़रिए हम करंट और वोल्टेजेस का ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। जबकि ये हमारे पास वेक्टर डायग्राम है, यानी कि वेक्टर्स के ज़रिए हम करंट और वोल्टेजेस का आपस में ताल्लुक़ बयान करते हैं। ये सर्किट है, सर्किट डायग्राम है रेजिस्टिव सर्किट की, ये वेव फॉर्म है, इसमें वेव फॉर्म्स के ज़रिए करंट और वोल्टेजेस का ताल्लुक़ बयान किया जाता है। जबकि ये वेक्टर डायग्राम, इसमें वेक्टर्स की मदद से करंट और वोल्टेज का ताल्लुक़ बयान किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है इसमें करंट और वोल्टेजेस इन फेज़ होते हैं। इन फेज़ का मतलब है कि ये एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। इनका दोनों की वेव फॉर्म्स का आगाज़ भी एक ही वक्त में होता है और इख्तिताम भी एक ही वक्त में होता है। मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट और वोल्टेजेस होते हैं वो साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। इनमें कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, यानी कि कोई इनमें एंगल नहीं बनता, सिफर एंगल को लेते हुए ये चलते हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेजेस आपस में इन फेज़ होते हैं, साथ साथ चलते हैं। ये आपको इसकी वेक्टर डायग्राम के ज़रिए भी ये जाहिर हो रहा है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इनमें फेज़ एंगल ज़ीरो है, यानी कि कोई एंगल नहीं बन रहा दोनों के वेक्टर्स के दरमियान। करंट और वोल्टेज के जो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि करंट और वोल्टेजेस इन फेज़ होते हैं। करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं, साथ साथ चलते हैं। इनमें कोई फेज़ डिफरेंस या फेज़ एंगल नहीं होता, इनके वेक्टर्स के दरमियान कोई एंगल नहीं होता, कोई जाविया नहीं बनता। तो फेज़ एंगल ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं।
करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे, V एंड I यानी कि वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट इन फेज यानी कि साथ साथ चलते हैं। तो अजीज तलबा ये कॉज फाई जाहिर करता है ऐसे सर्किट के पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर क्या होता है कि आपके पास जो वोल्टेज और करंट की जो वेक्टर्स हैं, वोल्टेज और करंट इनके दरमियान जो एंगल बनता है, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल बनता है, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल बनता है, उस एंगल का कोसाइन ले लिया जाए, यानी कि उस एंगल का कोज ले लिया जाए तो वो पावर फैक्टर कहलाता है। वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल होता है उस एंगल का कोज ले लिया जाए, तो उसे पावर फैक्टर कहते हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में चूंकि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 होता है, तो कोज 0 इज इक्वल टू 1, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है। तो इसके बाद अजीज तलबा अगर आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट की करंट मालूम करनी है तो ओहम के कानून के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R, जो आपने ओहम का कानून पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, तो उसी फार्मूले की मदद से I इज इक्वल टू V ओवर R, इस फार्मूले से आप इस सर्किट की करंट मालूम कर सकते हैं कि सर्किट में कितनी करंट चल रही है। और P इज इक्वल टू वी आई, ये पावर का फार्मूला आपने पढ़ा है, इस फार्मूले की मदद से हम इस सर्किट की पावर मालूम कर सकते हैं कि ये सर्किट कितनी पावर खर्च कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टिव सर्किट के हवाले से कुछ पता चला होगा, इसकी खसूसियात के हवाले से भी। दूसरे नंबर पर आते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। पहले हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं अलग-अलग, फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टर आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि कंडक्टर की एक या एक से ज़्यादा टर्न्स को हम इंडक्टर कहते हैं या कॉइल कहते हैं या सोलिनॉइड कहते हैं। तो इंडक्टर को L से जाहिर करते हैं। ऐसा सर्किट जो खालिस इंडक्टर यानी कि जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो, खालिस इंडक्टेंस पर मुश्तमिल सर्किट को प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस होती है, कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं होती, उसे हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। ये इंडक्टिव सर्किट की सर्किट डायग्राम है, ये उसकी वेवफॉर्म है और ये उसकी वेक्टर डायग्राम है। यानी कि वेवफॉर्म में हमने वेवफॉर्म्स के जरिए करंट और वोल्टेज का ताल्लुक बयान किया है और वेक्टर डायग्राम में हमने वेक्टर्स के जरिए वोल्टेज और करंट का ताल्लुक बयान किया है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या ताल्लुक बनता है। तो अजीज तलबा, ऐसा सर्किट जो खालिस इंडक्टेंस पर मुश्तमिल हो उसे हम प्योर या खालिस इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। खालिस इंडक्टेंस पर मुश्तमिल सर्किट को हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। तो अजीज तलबा, ये जो हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, इसकी खसूसियात की तरफ जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इंडक्टेंस के हवाले से डिस्कस करते हैं। हमने जब इंडक्टर की डेफिनेशन डिस्कस की तो उसमें एक चीज़ आपने लर्न की थी कि जब इंडक्टर में से करंट चलती है, ऐसी सप्लाई फ्राहम की जाती है तो इसके गिर्द फ्लक्स पैदा होता है। इंडक्टर के गिर्द ऐसे फ्लक्स पैदा होता है। अब वो फ्लक्स जब वापस इंडक्टर से टकराता है तो टकराने की वजह से इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ पैदा होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि जब आप इस इंडक्टर को सप्लाई से जोड़ेंगे तो उसके गिर्द फ्लक्स पैदा होगा। वो फ्लक्स जब वापस इसे टकराएगा तो उसमें एक और ईएमएफ पैदा हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो जो ईएमएफ होती है वो करंट के रास्ते में रुकावट बनती है, करंट के चलने में रुकावट बनती है, जिससे क्या होता है कि करंट पीछे रह जाता है, सर्किट की करंट कम हो जाती है, सर्किट की करंट पीछे रह जाती है, वोल्टेज आगे निकल जाते हैं। तो हमारे पास जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है इसमें वोल्टेज जो है वो आगे निकल जाते हैं, करंट पीछे रह जाता है।
वोल्टेज आगे निकल जाते हैं, करंट पीछे रह जाता है। करंट पीछे क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जो फ्लक्स पैदा होता है, फ्लक्स इससे टकराता है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होती है। वो ईएमएफ करंट में कमी का या करंट के पीछे रह जाने का सबब बनती है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करते हैं यानी कि आगे रहते हैं, करंट लैग करता है यानी कि पीछे रहता है सर्किट की इंडक्टेंस की वजह से। सर्किट में पैदा होने वाली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट का करंट जो है वो पीछे रह जाता है। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो लीड करते हैं, इनके आगे निकल जाते हैं, जबकि करंट जो है वो पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब ही हुआ। अब दूसरी बात यह है कि कितना आगे निकल जाता है और करंट कितना पीछे रह जाता है। तो अजीज तलबा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करते हैं करंट से, यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होते हैं करंट के, करंट 90 डिग्री पीछे होता है। तो वेक्टर डायग्राम के जरिए हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहे हैं कितने दर्जे? 90 दर्जे। करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज आगे निकल जाते हैं, करंट पीछे रह जाता है। तो इससे हमें तो एक तो चीज़ ये नज़र आई कि वोल्टेज आगे निकल जाते, करंट पीछे रह जाते। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं होते, इनमें फेज एंगल होता है 90 डिग्री का। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं रहते, वो उनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। वोल्टेज लीड करते हैं जबकि करंट लैग करता है, पीछे रह जाता है। और वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसका जब cos फाई लेते हैं तो वो 90 cos लेते हैं तो वो 0 आता है। मतलब ये हुआ कि इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनता है। तो जब 90 का हम cos लेते हैं तो वो 0 आता है, मतलब इस सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। इस सर्किट की पावर मालूम करते हैं P = VI cos फाई, यानी कि VI के हासिल ज़रब को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर फैक्टर चूंकि हमारे पास 0 होता है तो इस सर्किट की खर्च शुदा पावर 0 होती है। P = VI cos फाई, cos फाई चूंकि 0 आता है तो 0 मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि इस सर्किट की खर्च शुदा पावर 0 होती है। मज़ीद आगे तुलबा चलने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि इंडक्टर के अंदर जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट में कमी का सबब बनती है। तो इंडक्टर की वो खासियत जो करंट में कमी का बाइस बनती है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से जाहिर करते हैं, XL। तो अजीज तलबा, इंडक्टिव सर्किट में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से चूंकि करंट में कमी वाक़या होती है, तो इंडक्टिव सर्किट की ये जो खासियत होती है, चूंकि करंट के रास्ते में वो करंट में कमी का बायस बन रही है, तो इंडक्टिव सर्किट की इस खासियत को, इस मुज़ाहमत की खासियत को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसे XL से जाहिर करते हैं। तो इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इम्पीडेंस, वो XL के यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे सर्किट की इंडक्टिव रिएक्टेंस में इजाफा होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडक्टिव सर्किट के हवाले से भी समझ आ गई होगी। तीसरे नंबर पर आते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटर आपने पढ़ा है कि ये चार्ज स्टोर करने वाला आला होता है। जब दो धातु प्लेट्स के दरमियान कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जाता है तो वो कैपेसिटर बन जाता है। हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। ऐसा सर्किट जो खालिस कैपेसिटर्स पर मुश्तमिल हो, यानी कि सिर्फ कैपेसिटेंस हो उस सर्किट की, उसको हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। यानी कि ऐसा सर्किट जो खालिस कैपेसिटेंस पर मुश्तमिल हो उसे हम कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। अजीज तलबा, कैपेसिटर के हवाले से आपने चीज़ पढ़ी है कि ये चार्ज को स्टोर करता है।
कैपेसिटर जब चार्ज स्टोर करता है, जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है तो वो वोल्टेज के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। कैपेसिटर जब मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है तो वो वोल्टेज के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से वोल्टेज पीछे रह जाते हैं, करंट आगे निकल जाता है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है यानी कि आगे निकल जाता है, जबकि वोल्टेज लैग करते हैं, पीछे रह जाते हैं। कितना पीछे या कितना आगे रहते हैं? 90 डिग्री, यानी कि करंट 90 डिग्री लीड करता है जबकि वोल्टेज 90 डिग्री लैग करते हैं करंट से। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। करंट जो है यहाँ पर 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो वेक्टर डायग्राम के जरिए हमें नजर आ रहा है कि करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ से भी वेव फॉर्म से भी पता चल रहा है कि करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे रह रहे हैं। तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी फेज एंगल 90 का बनता है इसमें, लेकिन इसमें करंट लीड करता है जबकि वोल्टेज लैग करते हैं, पीछे रह जाते हैं। इस सर्किट का पावर फैक्टर भी 0 होता है। इस सर्किट का पावर फैक्टर भी 0 होता है क्योंकि 90 का कोस लें तो वो 0 आता है। इस सर्किट की पावर भी इसी फॉर्मूले से मालूम की जाती है, P = VI cos phi। cos phi चूंकि 0 होता है तो इस सर्किट की खर्चशुदा पावर भी 0 होती है। अच्छा अजीज तलबा, कैपेसिटर जब मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाता है तो वो वोल्टेज के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो कैपेसिटर की ये खासियत कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको हम XC से जाहिर करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? कैपेसिटर जब मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है तो वो वोल्टेज के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो कैपेसिटर की ये जो खासियत होती है, वोल्टेज के रास्ते में रुकावट जो होती है, उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसे XC से जाहिर किया जाता है। अब जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। तो इस सर्किट की टोटल जो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होगी वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगी। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बिलक्स मुतनासिब होगी, मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कम करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस में इजाफा हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमने एक एक करके इन तीनों सर्किट्स के हवाले से डिस्कस किया। अब इनका शॉर्टली कंपैरिजन करते हैं, मुख्तसरन मुआजना करते हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क है तीनों सर्किट्स में। अज़ीज़ तलबा, ये रेजिस्टेंस की अलामत है। ऐसा सर्किट जिसमें जो खालिस रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल हो उसे हम रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और ऐसा सर्किट जो सिर्फ इंडक्टेंस या इंडक्टर पर मुश्तमिल हो उसे हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। और ऐसा सर्किट जो सिर्फ कैपेसिटेंस पर मुश्तमिल हो उसे हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। इनकी खुसूसियात की तरफ आते हैं। जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें फेज एंगल 0 होता है, मतलब वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, साथ साथ चलते हैं, फेज एंगल 0। जबकि इन दोनों सर्किट्स में फेज एंगल 90 डिग्री होता है। वो फेज एंगल 90 डिग्री का मतलब है करंट और वोल्टेज साथ साथ नहीं चलते, आउट ऑफ फेज होते हैं। इससे अगली बात ये होगी आपके पास मजीद ये कि इसमें रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, साथ साथ चलते हैं। जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करते हैं यानी कि आगे निकल जाते हैं, इसमें करंट लीड करता है आगे निकल जाता है, इसमें करंट लैग करता है, इसमें करंट वोल्टेज लैग करते हैं। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट इन फेज होते हैं, साथ साथ चलते हैं, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। जबकि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करते हैं, करंट लैग करता है। वोल्टेज लीड यानी कि आगे निकल जाता है, करंट लैग करता है यानी कि पीछे रह जाता है। जबकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, आगे निकल जाता है, जबकि वोल्टेज लैग करते हैं, पीछे रह जाते हैं। करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज लीड करते हैं, करंट लैग करता है। दोनों सर्किट्स का पावर फैक्टर 0 होता है, जबकि यहाँ पे पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि कोस एंगल जो है वो 0 होता है, तो कोस 0 1 के बराबर होता है। रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है, जबकि इन दोनों सर्किट्स का पावर फैक्टर 0 होता है, क्योंकि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो कोस 90 0 के बराबर होता है। तो रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1, जबकि इन सर्किट्स का पावर फैक्टर 0 होता है। रेजिस्टिव सर्किट में करंट इस फॉर्मूले से मालूम की जाती है, पावर इस फॉर्मूले से मालूम की जाती है। जबकि प्योर जो हमारे पास इंडक्टिव सर्किट होता है इसमें पावर इस फॉर्मूले से मालूम की जाती है, VI cos phi।
VI को cos phi से यानी कि पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर फैक्टर चूंकि सिफर होता है तो इस सर्किट में सिफर पावर खर्च होती है, यानी कि कोई पावर खर्च नहीं होती। इसी तरह कैपेसिटिव सर्किट में भी कोई पावर खर्च नहीं होती। इस सर्किट की करंट के रास्ते में रुकावट को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो टोटल इंपीडेंस के बराबर होती है, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। जबकि इस सर्किट की वोल्टेज के रास्ते में रुकावट को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो इंपीडेंस के बराबर होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के बराह रास्त मुतनासिब होती है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के बिलअक्स मुतनासिब होती है। तो अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के हवाले से काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली होंगी। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।